क्या लग रहा है आगे आने वाले दिनों में सिचुएशन इसराइल में क्या बनती नजर आ रही है? 13 जून से हम इस सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे हैं। ऑपरेशन राइजिंग लाइन के नाम से इन्होंने आगाज किया था। इसराइल ने काफी मिसाइल दागे, काफी स्ट्राइक्स की ईरान के ऊपर। ईरान के पास कोई जवाब, कोई और रास्ता नहीं रह गया था कि वो इसका जवाब न दे। पहले तो लगा था कि शायद जवाब देना इतना आसान नहीं होगा, लेकिन हमने देखा कि ईरान ने बहुत बखूबी जवाब दिया, भरपूर जवाब दिया। और ये भी देखने में आ रहा है कि दिन और रात का फर्क खत्म करके अब जवाब दिया जा रहा है। सुबह और शाम मिसाइल, सैकड़ों मिसाइल इसराइल की तरफ फेंके जा रहे हैं। इस बहस में अगर हम ना भी जाएं कि उनमें से कितने मिसाइल जो है लैंड कर रहे हैं, कितने मिसाइल इंटरसेप्ट किए जा रहे हैं, कितना नुकसान हुआ है, कितना नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि इसके बारे में कॉन्ट्राडिक्टरी रिपोर्ट्स आ रही हैं। हम कोई बात अभी यकीन के साथ नहीं कह सकते, लेकिन एक बात यकीन के साथ कही जा सकती है कि इसराइल को जो जवाब ईरान की तरफ से मिला है, इस जवाब की इसराइल को तवक्को नहीं थी। उसकी तवक्को से बढ़कर उसको जवाब मिला है। इस बात में तो अब कोई दो राय नहीं रह गई। इस जवाब को और इस हमले को अगर हम कानूनी नजर से भी देखने की कोशिश करें तो सबसे पहले तो हम ये कह सकते हैं कि यूएन चार्टर की खिलाफ वर्जी इसराइल ने की है। यूएन चार्टर ये कहता है कि कोई भी मुल्क किसी दूसरे मुल्क के ऊपर ताकत का इस्तेमाल नहीं कर सकता। इसराइल भी ये बात जानता था, इसलिए वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इस मामले को लेकर नहीं गया, उसने डायरेक्ट हमला कर दिया। बहाना जो इस सिलसिले में बताया गया वो ये बताया गया कि उनके पास मिलिट्री एटॉमिक बॉम्ब की तरफ वो जा रहे हैं, उनका प्रोग्राम बहुत मैच्योर हो गया, इसलिए एक इमिनेंट थ्रेट हमारे सामने आ गया है, जिसकी वजह से हमें प्रीएम्प्टिव सेल्फ डिफेंस करना चाहिए। सही है। अच्छा हमारे साथ, मैं सॉरी टू इंटरप्ट यू, मेरे माइंड में एक सवाल यहाँ पे इसलिए भी आ रहा है क्योंकि ज़ाहिर है आप कानून पे भी बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। अमेरिकन आइन जो बात करता है वो ये कहता है कि अमेरिका का कोई भी सदर जो उनकी कानूनी साज अथॉरिटी है, यानी कि कांग्रेस की अगर हम बात कर लें, तो उसकी मर्जी के बगैर किसी भी जंग का हिस्सा नहीं बन सकता। और हमने देखा है जो कांग्रेस मैन है उनकी जानिब से तो धड़ाधड़ ट्वीट्स हो रहे हैं, वो तो है ही नहीं ना कि वो चाहते ही नहीं कि अमेरिका इस जंग का हिस्सा बने। तो फिर आगे क्या ऑप्शन रह जाता है? फिर नहीं लगता कि अमेरिका इसमें कूद सकता है? कानूनी तौर पर तो यही बात है कि प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के थ्रू कोई भी जंग का आगाज नहीं किया जा सकता। कांग्रेस के पास जाना पड़ेगा और कांग्रेस इसके खिलाफ इस वक्त आवाज उठा रही है। बर्नी सैंडर्स इसके बारे में काफी वोकल हो चुके हैं। ना सिर्फ अमेरिकी आइन के बारे में, जैसा मैं अर्ज कर रहा था, इंटरनेशनल लॉ को भी अगर देखा जाए तो ये बातें कोई दुरुस्त सामने नहीं आती। जो प्रीएम्प्टिव सेल्फ डिफेंस की बात की जा रही है, इसके बारे में भी इंटरनेशनल लॉ बड़ी कंजर्वेटिव व्यू लेता है। और इस जो बहाना बताया जा रहा है एटॉमिक बॉम्ब्स का, उस बहाने के पीछे छुपकर जिस तरीके से डिस्प्रोपोर्शनेट एक्शन लिए गए हैं, जिस तरीके से यूनिवर्सिटीज को निशाना बनाया गया है, सिविल इंस्टॉलेशंस को निशाना बनाया गया है, आबादी को खतरे में डाला गया है न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस के ऊपर हमला करके, वो वो एक एक्ट ऑफ एग्रेशन के तौर पर आते हैं। और इसराइल के बारे में आप और हम सब जानते हैं कि पहली बार ऐसा नहीं है कि वो किसी कानून की खिलाफ वर्जी कर रहा है, उसकी एक बहुत लंबी हिस्ट्री रही है। जैसे कि आपने भी अपने इब्तदाइये में बताया कि 33 साल से वो ये बात कर रहा है कि इनका एटॉमिक प्रोग्राम इनके लिए खतरा बन चुका है। हमें किसी भी चीज का जब कानूनी जायजा लेते हैं तो उसकी कंप्लीट पिक्चर देखनी पड़ती है, कंप्लीट कॉन्टेक्स्ट देखना पड़ता है, देखना पड़ता है कि जो बयान दिया जा रहा है क्या हिस्ट्री इसको सपोर्ट भी करती है या नहीं। आपसे जो 33 साल की टाइम लाइन है, अगर मैं उसी के ऊपर बात करूं तो 1992 से नेतन्याहू इस बारे में कह रहे हैं कि जी 3 साल कमोबेश के अंदर अंदर ईरान जो है एटॉमिक हथियार बना लेगा। फिर यही बात उन्होंने 95 में अपनी किताब में भी दोहराई। 96 में उन्होंने अमेरिकी कांग्रेस में जाके इराक के बारे में भी ऐसी ही बातें कही कि वहां पर भी हथियार बनाए जाएंगे। उसका भी हमें बाद में पता चल गया कि वो बात भी हकीकत से कितनी दूर थी। 2010 में उन्होंने दोबारा कहा कि ईरान ने वेपनाइजेशन मुकम्मल कर ली है। 2012 में दोबारा कहा कि चंद महीनों के अंदर कर ली जाएगी। 2015 में जब मुआहदा हो गया ईरान ने और ईरान ने कह दिया कि हम वेपनाइजेशन की तरफ नहीं जा रहे, तो इसका खैर मुकदम नहीं किया गया, बल्कि ऐसा माहौल क्रिएट किया गया कि आने वाली एडमिनिस्ट्रेशन इस मुआहदे से विड्रॉ कर गई। अब आप देखिए, इस सारी चीजों को देखिए कि एक शख्स 1992 से कह रहा है कि 3 साल के अंदर वेपनाइजेशन मुकम्मल कर ली जाएगी। आज 33 साल हो गए, हमारे पास कोई ऐसी मुसद्दक खबर नहीं है, कोई अटेस्टेड खबर नहीं है, कोई वेरीफाइड सोर्स नहीं है जो यहाँ से पता चल सके कि ये बात सच है या नहीं सच। तो कोई शख्स अगर 30 साल से ये शोर मचा रहा है कि शेर आया, अब आखिर एक दिन अगर शेर आ भी जाए तो उसकी बात पे यकीन कैसे किया जा सकता है? अगर आप एक मेक बिलीव थ्रेट को सामने रखते हुए किसी के ऊपर हमला कर देते हैं तो वो क्लियरली इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन है। प्रीएम्प्टिव सेल्फ डिफेंस के बारे में मैं थोड़ी सी बात करता जाऊं अगर आपके पास टाइम हो। सेल्फ डिफेंस के बारे में कैरोलाइन डॉक्ट्रिन बहुत इंपॉर्टेंट है। वो बताती है कि सेल्फ डिफेंस सिर्फ 3 सूरतों में किया जा सकता है, जब खतरा एमिनेंट हो, ओवरवेलमिंग हो और आपके पास कोई और दूसरा रास्ता ना हो। हम आखिरी 2 टेस्ट की तरफ नहीं जाते, सिर्फ पहले टेस्ट को देख लेते हैं कि क्या खतरा एमिनेंट था, क्या खतरा फौरी इस वक्त इसराइल को लायक है। तो इसके बारे में जिस रिपोर्ट को बनाया जा रहा है, सबूत के तौर पे सामने लाया जा रहा है, उस रिपोर्ट के अंदर एमिनेंट थ्रेट का कोई लफ्ज ही इस्तेमाल नहीं किया गया।
सही। दूसरी बात, जो इनकी अपनी इंटेलिजेंस की हेड है वो भी कह रही हैं कि ईरान इस सिलसिले में काम नहीं कर रहा, ऐसा कोई हथियार नहीं बना रहा। और तीसरी बात कि जो हथियार अभी बनाया ही नहीं गया वो कैसे इमिनेंट थ्रेट के अंदर आ सकता है। ठीक है। लेकिन फिर भी इसराइल को हम देखते हैं, इसकी पूरी एक हिस्ट्री है। उसने 1967 में इजिप्ट पे भी प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक की थी, 86, 81 के अंदर इराक के अंदर भी की थी, अभी भी हिजबुल्लाह के बारे में करता रहता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।